मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में रायबरेली के इंदिरा पार्क में हूं और आज रात 8 बजे बल्कि 7:55 पर 8 बजे से 5 मिनट पहले ही आप देख पाएंगे वोटों की बारात यहां सीधे रायबरेली से लाइव, जिसमें सीधे तीनों पार्टियों के नेताओं के सवाल जवाब होंगे यहां की जनता के साथ। आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं अगर आप रायबरेली में रहते हैं तो। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू हित की बात सांप्रदायिक और मुस्लिम हित की बात सेक्युलर कैसे हो जाती है। हमारे साथ राजीव राय हैं समाजवादी पार्टी के, एमएच खान है बीएसपी के, संबित पात्रा हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रोफेसर राकेश सिन्हा है जो कि आरएसएस से जुड़े हुए विचारक हैं। राजीव राय साहब, ब्रेक के पहले हमने बात आप पर छोड़ी थी, तो उस जवाब को कंटिन्यू करते हुए एक चीज़ और ऐड कर दे रहा हूं सर, आप वो भी बता दीजिएगा। आपके एक नेता ने राजेंद्र चौधरी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर यूपी में मुसलमान डीजीपी बना। सर मैं तो बिजली पानी हवा की बात कर रहा था, आप तो कानून का भी धर्म बांट रहे हैं बैठ के। फिर उसकी तो आंख पे पट्टी बंदी होती है सर कि किसी को देख ना पाए, आप वहां भी धर्म बांट दे रहे हैं सर। आपकी पहले तो मैं कई बार बोल चुका हूं इनको ऑडियो ठीक करने के लिए। मेरी आवाज़ भी तेजी इसलिए हो जा रही है कि ऑडियो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बीच में कई बार कट जा रहा है। और हम दोनों लोग कई बार बोल चुके हैं आपके लोगों को ऑडियो ठीक करने के लिए। जो मैं सवाल सुन पा रहा हूं उसका मैं जवाब देना चाहता हूं, जो मैं समझ पाया टूटी आवाजों में। करेक्ट कर देता हूं सर। पहली बात, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था, तकनीकी जानकारी आपको दे देता हूं राजीव जी, इससे पहले आप जवाब शुरू करें। मैं भी जैसे आप बाहर बैठे मैं भी बाहर बैठा हूं सर। मैं जितना ज्यादा चिल्लाऊंगा सर उतनी आवाज मुझे कट के वापस आएगी सर। आप भी आराम से बोलिए, पूरा आप भी सुन पाएंगे हम भी सुन पाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। सर जब आप बोल रहे थे हम कुछ बोल भी नहीं रहे थे तब की बात कर रहे हैं। हर बात पर क्यों आप बहस करते हैं रोहित जी? जब आप बोल रहे थे तब मेरे को सवाल सुनाई नहीं दिया, चिल्लाने की इसमें बात आ गई। अगर वो प्रोफेसर है तो मैं भी टीचर हूं, चिल्लाने का शौक नहीं है मुझे। मैं सवाल दोहरा दूं सर? मैं दोहरा दूं सवाल जी? मेरे बड़े सीधे सीधे सवाल है सर। पहला सवाल जस का तस है, जिसका आपने जवाब नहीं दिया। आप मुसलमानों के लिए 26 काम गिनाते हैं सर, हिंदुओं के लिए 15 काम गिना दीजिए। एक दूसरा, आप सर बिजली का धर्म बांट लेते हैं सर, कानून का भी धर्म बांट लेते हैं क्या सर? आपके नेता कहते घूमते हैं मेरे कहने पर मुसलमान डीजीपी बनाया यूपी में अखिलेश ने। रोहित जी फिर आपकी आवाज़ डिस्टर्ब है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अब बोलिए सर। समय जाया हो रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले जो आपकी आखिरी लाइन, ब्रेक पे जाने से पहले जो आखिरी लाइन मैंने सुना जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने आखिरी लाइन सुना था मैं वहाँ सुधार करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। कि आपने कहा मेरे सवाल को आपने संबित पात्रा से उठाया, संबित पात्रा ने जवाब दिया। संबित पात्रा ने एकदम जवाब नहीं दिया, बीटिंग अराउंड बुश इन लोगों का होता है। मैंने बोला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, तो वो लगे आरक्षण की बात करने और अन्य धर्मों की बात करने। उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान मंत्रालय नहीं है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है और पूरे देश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जानता है। जब इनके पास जवाब नहीं होता और हमको सुना रहे थे कि इनको इतना वजीफा दिया जाता है, इतना फायदा दिया जाता है, तो मैं 10 स्कीमें गिना सकता हूँ अल्पसंख्यक कल्याण के जो खाली अल्पसंख्यकों के लिए है। तो कोई न तो केंद्र सरकार गलत कर रही है, ना उत्तर प्रदेश सरकार गलत कर रही है। मैं उनके ऊपर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि 15 गांव काम सुना दीजिए, तो फिर आप भी मुझे बताइएगा सिखों के लिए, जैन के लिए कौन सी योजनाएं आपकी, वो भी बताइएगा साथ में सर। मुसलमानों के अलावा सिखों और जैन के लिए क्या क्या योजनाएं आप चलाते हैं वो भी बता दीजिएगा साथ में। हिंदू की तो चलिए आपने नहीं बताई। अगर अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सब चलाते हैं ना आप लोग, जितने भी बताइएगा सर। मुसलमान के साथ साथ सिखों के लिए, जैन के लिए आपने क्या क्या योजना के नाम पर बहस अलग शुरू हुई है। अब धर्म में भी अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों में सब सेक्टर्स के बारे में बहस मत करवाइए। आप टिकट भी धर्म बता के बांटे और हम सवाल भी ना पूछे धर्म के नाम पे, फिर आप काम धर्म के नाम पे कर दूं तो जो महापुरुष है इनकी जो गालियां आती है ना उसको हम पढ़ भी नहीं सकते। मैं सुनाऊं क्या? मौका दीजिए। मैं सुनाऊं क्या सर? मैं पढ़ दूंगा। मैं सुनाऊं क्या सर? आपके लिए क्या आ रहा है? मैं पढ़ दूंगा। जिसमें लिखा गया, ट्विटर के चक्कर मत रहिए सर, नाई की दुकान होती है, डुबा देगा आपको सर किसी दिन। मैं पढ़ के सुनाने लगूंगा तो शर्मिंदा हो जाएंगे कि अरे आपके लिए ऐसा ऐसा लिखते हैं लोग, इसलिए छोड़ दीजिए सर। नाई की दुकान पे क्या हो रहा है उसको छोड़ के आप सरकार को रिप्रेजेंट करने आए हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री देख रहा होगा कि ये मेरे पक्ष में क्या बोल रहा है आदमी बैठ के वहां। आपको इसलिए भेजा जाता है सर, ये नहीं कि नाई की दुकान से पढ़ के बता दें क्या चल रहा है। आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है रोहित जी।
मैं तो बोलिए ना सर, आपसे मुख्यमंत्री मुझे बोलिए ना सर। कभी आप कहते हैं मुझे आवाज नहीं आ रही, कभी कहते हैं मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा। मैं पूछ रहा हूं सीधे सीधे, अगर ये अल्पसंख्यक कल्याण है, अगर ये अल्पसंख्यक कल्याण है तो बताइए, मुसलमानों के लिए आपने 26 कामों की लिस्ट जारी की, तो सिखों के लिए कितने काम थे, कौन कौन से थे? पारसियों के लिए कौन कौन से काम थे? जैन धर्म के लोगों के लिए कौन कौन से काम थे? बता दीजिए सर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे उच्च पढ़ाई में उनकी सुविधाएं हो, जितने भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में, कब्रिस्तान को छोड़कर जितने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में कार्यक्रम होते हैं वो धर्म के आधार पर नहीं होते हैं कि ये मुसलमान के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, जैन के लिए अलग है। मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप लगातार तब से पूछ रहे हैं कि आप हिंदुओं के लिए बता दीजिए, हिंदुओं के लिए बता दीजिए। हम लोग मूलतः समाजवादी है, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग बात नहीं करना चाहते हैं। फिर भी अगर आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने पहले बोला कि जो हिंदू के ठेकेदार केंद्र में सरकार बैठी है, उन्होंने अपने राज्यों में कहीं कुछ नहीं किया, लेकिन पहली बार श्रवण यात्रा चारों धाम पर भेजना हो, चाहे संगम की बात हो, चाहे अयोध्या में बनाने की बात हो, चाहे वरुणा नदी को करने की बात हो, चित्रकूट में करने की बात हो, हमने जब लिस्ट गिना 15 नहीं लंबे चौड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर ये बहस किसी और दिशा में चली जाएगी कि हम बैठकर राष्ट्रीय चैनल पर इस बात का बहस कर रहे हैं कि हिंदुओं को क्या दिया, मुसलमानों को क्या दिया। फिर कहा जाएगा अंततः घूम फिर कर कि हिंदुस्तान में राजनीति और चुनाव धर्म के नाम पर हो रहा है। इसलिए इसको मैं निवेदन करूंगा कि समाज के लिए क्या किया गया, प्रदेश के लिए क्या गया, सरकार के लिए क्या गया। मसलन एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद 1000 सीटें पहली बार मेडिकल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया, और इनके यहाँ इन्होंने क्या किया, व्यापा में 650 लड़के डॉक्टर पढ़कर वापस चले गए। तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। उनको धर्मों के नाम पर क्यों बैठा? हमने अगर 108 शुरू किया है तो सबके पास जाता है, वो जाति धर्म पूछकर या पार्टी पूछकर नहीं जाता है। राजीव राजी, मैं आप ही के कागजों से पढ़ के सुनाता हूँ, धर्म पूछ के क्या क्या किया जाता है। सर मैं सुनाता हूँ। हमारी बेटी उसका कल कन्याधन विद्याधन योजना में 20,000 रुपये मुस्लिम लड़कियों को मदद दी जाए। 2012 में यूपी के रामपुर में ये योजना लॉन्च हुई सर। मुस्लिम इसमें खास तौर पे लिखा गया है सर, और मैंने नहीं लिखा, आप लोगों ने लिखा है सर। पेंशन स्कीम में समाजवादी पेंशन के तहत लाभ लेने वाले 10.34 लाख परिवार अल्पसंख्यक हैं सर। ये आपने लिखा है सर, मैंने नहीं लिखा। 400 करोड़ रुपए कब्रिस्तान बनाने पर खर्च हुए, कब्रिस्तान के चारों तरफ दीवार खड़ी की गई सर। ये भी आप लोगों ने धर्म देख के बनाई सर, मैंने नहीं बनाई सर। अल्पसंख्यकों के विकास पर यूपी के बजट में 10वीं से पहले छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के लिए 537 करोड़। सर अब सुनिए ना सर, अब सुनिए सर। सर आपके बगल में MH खान साहब बैठे हैं, उनको सारी आवाज आ रही है, आपको आनी बंद हो जाती है जब मैं बोलता हूं। तो सर सुन लीजिए सर, मैं ऐसे पढ़ने लगूंगा सर तो 25 तो आपने गिनाए थे, कुछ मैं ढूंढ के लाया हूं, 50-60 हो जाएंगे सर। अच्छा मैं पूछता हूं हिंदू के लिए, तो आप कहते हैं हम धर्म के आधार पर नहीं करते। क्यों भाई? भाई जब धर्म के आधार पे करें तो फिर सबके लिए कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी के लिए मत कीजिए। रोहित जी, तो हमने आपको सुनाया नहीं, आपको सुनाई नहीं दिया। मुझे तो आप बोल रहे हैं कि मुझे रोहित जी मैं आ सकता हूं क्या कृपया करके? आपकी जानकारी के लिए खान साहब की भी वही बीमारी है कि उनको भी आवाज नहीं आ रही है। छोटा सा प्रश्न मुझे करने दीजिए। सुन लीजिए, मैंने आपको गिनाया, मैंने आपको रोहित जी मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं। क्या मैं गिनती के 4 सकती है? गिनती के 4 सर, गिनती के 4 गिनाए आपने, गिनती के 4 गिनाए सर आपने, गिनती के 4 सर। मैंने कहा था 15 नहीं तो 10 गिना दीजिए, 10 तक भी नहीं पहुंच पा रहे सर आप। राकेश सिन्हा पूछिए अपना सवाल क्या है। सर एक रोहित जी मैं आ सकता हूं क्या? बहुत देर से मैंने इच्छा की है कुछ पूछने के लिए। कुछ राकेश सिन्हा सवाल पूछ रहे हैं, उनका सवाल सुन लीजिए पहले। पूछिए राकेश सिन्हा जी, पूछिए राकेश सिन्हा, पूछिए। नोएडा जसोला के, हाँ, कुछ दिनों पहले नोएडा जसोला के बीच में 5 हेक्टेयर जमीन जो सिंचाई विभाग की थी, जिसकी बाजार की कीमत 2500 करोड़ रुपए है, उसको कब्रिस्तान के लिए दे दिया गया। अब बताइए, जिसकी बाजार की कीमत 2500 करोड़ रुपए है, उसे आप कब्रिस्तान के लिए दे रहे हैं। सिंचाई विभाग के सभी अनुशंसाओं को निषेध करते हुए राज्य सरकार ने दिया है। कब्रिस्तान बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस ढंग से आप तुष्टीकरण के लिए कब्रिस्तान का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य से कर रहे हैं, आपत्ति इस पर है। यह पंथ निरपेक्षता को कमजोर करता है। दूसरी छोटी सी बात मैं कह के अपनी बात करना समाप्त करना चाहता हूँ। राजीव राय जी की बात से मैं सहमत हूँ कि इस देश में
अल्पसंख्यक विभाग नहीं होना चाहिए। और मैं इस एक कोट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। अल्पसंख्यक आयोग ने 1978 से लेकर 1989 तक लगातार रिकमेंड किया कि अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त कर देना चाहिए। ये उसके रिकमेंडेशन है जो उसके वेबसाइट पर विद्यमान है। 1989 के बाद उन्होंने इस रिकमेंडेशन को विड्रॉ किया है। लेकिन यह कब होगा, कैसे होगा, इस पर एक राजनीतिक सहमति बने। राजीव राय जी इनिशिएटिव ले, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मुझे जसोला नोएडा के बीच में जो जमीन दी गई उसका जवाब दीजिए। 2500 करोड़ रुपए की जमीन कब्रिस्तान के लिए दे रहे हैं। उतनी बहुमूल्य जमीन को आप कब्रिस्तान के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, स्मशान के लिए आपके लिए 2500 करोड़ की जमीन नहीं है। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए। देखिए, मैं बजट से एक सवाल राजीव जी से पूछना चाहता हूं। पहले कब्रिस्तानों के डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा था। 2015-16 में उन्होंने 200 करोड़ को बढ़ा के 400 करोड़ कर दिया। स्मशानों के लिए इन्होंने अभी तक 127 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाए हैं। ये अभी तक उससे कम खर्च किए हैं, जबकि कब्रिस्तान के लिए 400। देखिए, कब्रिस्तान हो या स्मशान हो, बहुत दुख लगता है कि मौत के विषय पर भी हम आज डिबेट कर रहे हैं। मगर आप बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं, सुन तो लीजिए सर, आप ये बताइए, आप राजीव जी तब से बोल रहे थे, मैं तो सुन रहा था। बात करते हैं सर विकास की। सर राजीव जी से भी मैं सवाल पूछ रहा था, राजीव जी से भी मैं सवाल पूछ रहा था। ये तो आप नहीं कह सकते कि मैंने उनसे पूछा ही नहीं, सारे सवाल ही पूछ रहा था मैं उनसे, इसलिए वो इरिटेट भी हो रहे थे। आप भी होंगे थोड़ा सा तो सर, क्योंकि सवाल तो मैं पूछूंगा सर। और सवाल मेरा सर ये है कि आप लोग कब्रिस्तान और शमशान पे सरकार बना भी लेंगे सर, तो क्या बनाएंगे सर? वाकई गड़बड़ी है। सर आप विकास की बात करते हैं ना सर, आप प्रधानमंत्री को विकास पुरुष कहते हैं ना सर, आप प्रधानमंत्री को विकास पुरुष कहते हैं सर, तो शमशान और कब्रिस्तान पे सरकार क्यों बनवाते हैं? आप फर्क देख रहे हैं? पीएम जाते हैं तो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, और अखिलेश यादव भाषण देते हैं तो विकास की बात करते हैं। आपका नारा छीन लिया उन्होंने। रोहित जी, आप गलत हैं। पहली बात तो है, विकास के नारों को जो आरंभ किया गया था वो 2014 में मोदी जी ने ही आरंभ किया। इस बार भी तमाम रैलियों में उन्होंने गिनाया कितना पैसा केंद्र देती है और कितना खर्च नहीं कर पाती है उत्तर प्रदेश की सरकार। चाहे गन्ना किसानों का विषय हो 22,000 करोड़ का, चाहे हेल्थ के लिए जो हमने 7,800 करोड़ दिए, चाहे अमृत योजना के अंतर्गत जो पैसे दिए, ये सब बताया। मगर रोहित जी, आप खुद बताइए, 80% हिंदू ये आप बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 75% to 80%, उसके लिए आपने 127 करोड़ खर्च आप कर नहीं पाए हैं, और 400 करोड़ आप कब्रिस्तान के लिए खर्च कर रहे हैं। कोई ये विषय उठाएगा? देखिए, आप लोगों से भी मैं कहता हूं, ये जो मीडिया है, जो बायस्ड मीडिया है, जो चाहती है कि हिंदुओं की बातों को तो उठाया ही नहीं जाए, मरे हिंदू, खपे हिंदू, कुछ भी हो, हमारे मुसलमान भी हमारे भाई हैं, उनका भी भला हो, हम ये नहीं चाहते हैं। मगर अगर अनइक्वल तरीके से भला होने की कोशिश होगा, उनको इनइक्वालिटी में रखा जाएगा, तो ये संविधानिक नहीं है। संविधान भी कहती है कि दोनों को बराबरी से लेके चलिए। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, उन्होंने खुद लिखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि केवल मुसलमान बच्चियों के लिए 20,000, सिख बच्चियों के लिए नहीं, जैन बच्चियों के लिए नहीं, पारसी बच्चियों के लिए नहीं, केवल मुसलमान बच्चियों के लिए हमारी बेटी को पढ़ाया जाए। इसके अंतर्गत आप 20,000 प्रति बच्ची देंगे। गरीब हिंदू की बेटी हो या गरीब सिख की बेटी ने क्या गड़बड़ किया है? दूसरा, आपने ये पूरा लिस्ट निकाला हुआ है, स्कॉलरशिप ऑफ प्री-10th स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी 537 करोड़ रुपीस, और 10वीं क्लास पास करने के बाद मुस्लिम बच्चों को 153 करोड़ रुपीस दिया जाएगा, सबको मिलाकर। क्यों? आप सबको दीजिए, सिख के बच्चों को भी दीजिए, हिंदू के बच्चों को भी दीजिए, अगर वो गरीब है तो। मॉडर्न एजुकेशन मदरसा में हो, अच्छी बात है, उसके लिए 394 करोड़ रुपया आपने दिया, और केवल एक लाइब्रेरी जो मदरसा इत्यादि की हो, उसके लिए भी 5 लाख प्रति लाइब्रेरी दी आपने। क्या हो जाता अगर मंदिरों में भी लाइब्रेरी को आप बढ़ा देते, तो इसमें क्या बुराई हो जाती? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये भेदभाव क्यों है। और प्रधानमंत्री अगर सच बोलते हैं तो सच तो सुन लीजिए, आतंकवादी तो मत बुलाइए उन्हें, आप उन्हें आतंकवादी बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक, एमएच खान साहब बोलिए। आप सवाल मुझसे क्या आपने बोली है तो पूछिए, सवाल तो पूछिए। सर आप कहते हैं सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, कोई सवाल आपने पूछा ही रोहित जी, अगर इजाजत है तो मुझे जाना है 5:40 पर, इन सवाल का जवाब देकर मैं चला जाऊंगा। मैं तो जी भाई सर चले जाइएगा, इतनी भी जल्दी मत कीजिए, इतनी भी जल्दी मत कीजिए सर, 3 मिनट मुझे जाना है, वरना ये लोग पीछे से कह देंगे मंच छोड़ के भाग गए। हाँ बोलिए बोलिए, हम बोलिए, चले जाइएगा, आपको इजाजत दे देंगे सर, बिल्कुल दे देंगे। एमएच खान साहब, आप नारा लगाते हैं रोहित जी शब्द वापस लीजिए, मैंने 5:40 तक कमिटमेंट दिया था, छोड़कर भागने वाले समाजवादी नहीं होते हैं। धर्म के आधार पे जी सर,
आपकी इच्छा है सर, आप चाहें तो जा सकते हैं। हिंदुओं की भलाई की बात मेरी तरफ से धन्यवाद है आपको। मुसलमानों की भलाई की अगर आप बात जवाब देना चाहते हैं तो आप रुक जाएं। अगर आपको लगता है आप जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से सर आपको धन्यवाद है, आप जा सकते हैं। आपने 5:40 तक का भी समय निकाला यूपी की जनता को जवाब देने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चला जाता हूं। आप चाहें तो जा सकते हैं, बोल लीजिए सर। आप सरकार में हैं, जाहिर तौर पे आप चाहेंगे पहले आप बोल लें, सवाल पूछने वाले बैठे रहे, उसके बाद बोलिए सर, बोलिए। रोहित जी, हर बात को अपने तरीके से तोड़ने मोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया कि 5:40 तक जी न्यूज को टाइम दिया था। जो मेरे सवाल है ऐसा न रहे कि अनआंसर्ड में चला गया, तो मैं निवेदन कर रहा था। सरकार की और विपक्ष की यहाँ कोई बात नहीं है। मैं 2 मिनट में अपनी जवाब दे देता हूँ, 2 मिनट में जवाब देता हूँ। आदरणीय संबित पात्रा साहब जो बोल रहे थे उसी बात को घूम फिर कर हम वहीं आ जा रहे हैं जो हमको गिना रहे थे कि हमें ये देते हैं वो देते हैं। मेरे भी विद्यालय बलिया से लेकर बेंगलुरु तक चलते हैं और जो स्कॉलरशिप की बात यहाँ कर रहे थे कई अलग स्कीमें में, और आदरणीय डॉक्टर नजमा हफ्तुल्ला भी हमारे यहाँ उस विद्यालय में आ चुकी है और उन्होंने भाषण भी दे दिया है, अगर ये बोल रहे हैं तो, कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से शिक्षा की मदरसा हो, कंप्यूटर एजुकेशन हो, स्कॉलरशिप हो, फीस रिइंबर्समेंट हो। इनके पास ही भारत सरकार में बजट है। तो अगर भारत सरकार का बजट सही है तो उत्तर प्रदेश सरकार का गलत नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ जो कब्रिस्तान की बात है, ये काफी संवेदनशील मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है। आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो बहुत सारे झगड़े गांवों में, खास तौर से रूरल एरिया में, ये नहीं मेरी सरकार में, कब्रिस्तानों की जमीनों को अवैध रूप से कब्जा लेकर होता था, जिससे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता था। और ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू कब्जा कर रहे थे, मैं भी स्पष्ट कर दूं, फिर उसमें धर्म आ जाएगा। वो जो भी अवांछनीय तत्व थे एक उस दृष्टि से बना था। कब्रिस्तान की जगह चूंकि एक जगह होती है और बाउंड्री की बात हुई थी तो लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ था। दूसरा जो 127 करोड़ के बोल रहे हैं, मैंने आंकड़े उनको दिए कि 755 2014-15 में, 755 15-16 में, और अब तक 127 400 करोड़ स्मशान घाट बनाए जा चुके हैं। और अलग से डीएम के पास एक फंड होता है कि जहां कब्रिस्तानों के लिए दिए पंचायत के निवेदन पर आपने लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च किए, अपने ढंग से निस्तारण कर सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। आप जो कह रहे हैं 400 करोड़ रुपए ये आरोप लगा रहे हैं कब्रिस्तानों के लिए दिए, असल में आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए खर्च किए सर। धन्यवाद राजीव राजे, आपका समय निकाला आपने और हमने आपका ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दबाव बहुत है मेरे ऊपर कि ब्रेक ले लिया जाए क्योंकि समय सीमा हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, चलते चलते एक लास्ट कमेंट में आपसे चाहता हूँ। जो बात आपने बीच में कह दी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय होना ही नहीं चाहिए, अगर आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो फिर सबका साथ सबका विकास मंत्रालय लाइए ना। लेकिन आपको लगता है, आप जो खुद कह रहे थे राजनीतिक सहमति होनी चाहिए, वो राजनीतिक सहमति हो सकती है इस देश में जहाँ टिकटें भी धर्म के आधार पर बढ़ती हैं और जात के आधार पर बढ़ती हैं? देखिए, इस देश में पंथ निरपेक्षता का मतलब हो गया है, हम अल्पसंख्यकवाद से इतने प्रेरित हो गए कि अल्पसंख्यकवाद की बात करना पंथ निरपेक्षता है और अल्पसंख्यकवाद को करेक्ट करना सांप्रदायिकता है। आज प्रधानमंत्री ने उसको करेक्ट करने की कोशिश की तो ये सांप्रदायिक कह रहे हैं, वहाँ डंकी कहा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए डंकी कहा जा रहा है। भारत के विमर्श के इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं। और पंथ निरपेक्षता को यदि मजबूत होना है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय को आज नहीं तो कल जाना होगा, अल्पसंख्यक आयोग को जाना होगा। इसकी भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में हिंदू मुसलमान सदियों से साथ रहे हैं, मंत्रालय के कारण साथ नहीं रहे। हिंदुओं की सहिष्णुता और हिंदू धर्म की विविधता में विश्वास के कारण यहाँ पंथ निरपेक्षता मजबूत रही है। संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के कारण हम नहीं हैं, हम हिंदू पंथ निरपेक्षता के कारण इस देश में पंथ निरपेक्ष हैं। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा उस दिन यहाँ श्मशान क्या, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदुओं की हालत हुई वही हालत भारत में भी होगी। ऐसी हालत हम नहीं चाहते हैं और ऐसी हालत नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरी अपील है कि एक सहमति बने, अल्पसंख्यक मंत्रालय को समाप्त कर दिया जाए। राजीव राय ने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है, उस सवाल उन्होंने नकारात्मक रूप से उठाया है, लेकिन सवाल सकारात्मक है। इस पर राजनीतिक प्रयास होने चाहिए। ऐसी चीज़ों के लिए सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इस सरकार में है या नहीं, ये इस सरकार को दिखाना होगा। समय खत्म हो गया, माफी चाहता हूं अहमद खान साहब, मैं चाहता था आपसे सवाल लें लेकिन हम समय से ओवर हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी आप लगातार हमारे साथ चर्चाओं में रहेंगे, तब आपको वो समय मिल जाएगा जो आज मिस हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बोलिए सर, बोलिए, बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। एक पार्टी को आप दबा के रखना चाहते हैं,
बहुजन समाज पार्टी को दबा के रखना चाहते सर, हैं, तो ये धन्यवाद। दबेगी नहीं, ये सत्ता में आ रही है बहुजन समाज सर, पार्टी। ये कोई तरीका नहीं सर, होता हाथी पे डिबेट। चलते हैं आप रोहित जी, लोगों ये को कौन कोई दबा तरीका पाएगा? नहीं है। हाथी क्या पे आप मुझे चलते हैं सर बुलाइए, आप लोग? एक आप डेढ़ लोगों को मिनट, कौन पौने दबा पाएगा घंटे सर? में 1.5 मिनट, नहीं हाथी पे चलने वाले लोग हैं सर, आप लोग को कौन दबा पाएगा? मैं आपको सर, धन्यवाद, आपके आप साथ दबा दिक्कत रहे यही है हो, आप दबा कि रहे जब हो, समय मिलता आप है, दबा रहे हो, मुझे समय जब नहीं दिया समय मिलता है आपने। सर, मैं इसको समय मिलता है तो आप बोलते नहीं, जब समय खत्म हो जाता है तो आप ये कहते हैं कि हमें समय नहीं दिया। सर, ये विक्टिम प्ले करना बंद कर दीजिए सर, विक्टिम प्ले करना बंद कर दीजिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जब समय दिया था तो आपने कहा मुझसे सवाल नहीं पूछा, जब समय दिया था तो आपने वही रटा रटा जवाब दोहरा दिया, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। और जब समय खत्म हो गया तो आप विक्टिम प्ले करने लगे कि हमें समय नहीं दिया जाता, हमारी पार्टी को ऐसे ट्रीट किया जाता है। जनता देखती है, वो खुद तय कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।